This conference will now be recorded. जी, हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा आप काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। जी, सबसे पहले भाई आपका बार बार माइक ऑन हो जाता है, माइक अपना ऑफ रखें काइंडली। चलें, हमने चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर, एक हमने पढ़ा था वेरिएबल कंसीडरेशन। वेरिएबल कंसीडरेशन का लफ्जी मतलब ये है कि हमें जो पैसे मिलने हैं वो कंफर्म नहीं है, यानी फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं किसी ना किसी वजह से। दैट इज वेरिएबल कंसीडरेशन। इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर इसके डिफरेंट काफी सारे सवाल जो पिछले क्वेश्चन की है उसमें भी कुछ हैं इस तरह के टाइप्स, लेकिन मजीद आज भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल भी इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहेगी हमारी वेरिएबल कंसीडरेशन की, और कल के बाद फिर इतना ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं रहेंगे। मतलब इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि एज पर टारगेट कि ईद से पहले पहले हम कोशिश कर लेंगे कि किसी न किसी साइट पर इसको लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आज और कल दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस अटेम्प्ट के लिए, स्पेसिफिक इस अटेम्प्ट के लिए, बाकी नहीं, इस अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से सीखेंगे। अगर कोई बात ना समझ लगे तो वो आप मुझसे डिस्कस भी बार बार कर लीजिएगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपकी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जब कभी हम सेल्स करते हैं, सेल्स विद फ्यूचर डिस्काउंटिंग वाउचर, मतलब ये कि हम आज सेल कर देते हैं, एक कंपनी एक पैकेज अनाउंस करती है कि जनाब आज जो 100,000 की, आज से मुराद कि ड्यूरिंग 30 डेज या ड्यूरिंग 50 डेज या जितने भी, अगर कोई 100,000 की सेल करेगा, मतलब कोई चीजें हमसे 1 लाख की चीजें खरीदेगा, हम उनको एक वाउचर देंगे जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग वाउचर। वो उसका फायदा क्या होगा कि फर्दर नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर या 1 साल के अंदर अगर हमारी फ्रेंचाइज या हमारी प्रोडक्ट खरीदी जाएगी तो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक्चुअल में सिनेरियो में समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। दोबारा सुनिएगा प्लीज, कि हमने आज सेल कर दी 1 लाख, पैसे भी ले लिए, ओके होगी बात। 1 लाख की सेल के बदले हमने कहा कि जनाब अगर आज की सेल के बदले डिस्काउंट हमने देना है 20% और देना फ्यूचर में। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर आपका रेवेन्यू है तो एक्सपेंस उसके साथ मैच करना चाहिए इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ये जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है। जो 2 महीने बाद एक्सपेंस होना है उसका फिर आज रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करो, उतने पोर्शन का रेवेन्यू भी तब रिकॉर्ड करना जब वो चीजें अवेल कर ले या टाइम एक्सपायर हो जाए। जैसे कल राइट टू रिटर्न वाला पढ़ा था हमने, ये भी वही चीज है ऑलमोस्ट। कल वाले क्वेश्चन के अंदर
गुड्स रिटर्न होनी थी। आज वाले क्वेश्चन के अंदर होना क्या है कि हम 1 लाख की, 15 लाख की जितनी भी सेल करेंगे, हम उसको एक वाउचर देंगे कि जनाब फ्यूचर के अंदर अगर आप हमसे कोई चीज खरीदेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। सवाल इस तरह का होगा। बाकी अंग्रेजी वैल्यूज थोड़ा सा घुमाना फिराना तो आपको पता है ICAP पे चलता रहता है। हमने इसका किस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ये तो एक फौरन आपको बात पता चल गई कि जितना हिस्सा डिस्काउंट का होगा वो होगा पॉइंट ओवर टाइम। जितना हिस्सा डिस्काउंट से रिलेट करेगा वो उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जब वो डिस्काउंट अवेल करेगा या टाइम एक्सपायर हो जाएगा। ओके, और बाकी का रेवेन्यू वो आज ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये मेन सवाल है हमारा कि सेल विद फ्यूचर डिस्काउंटिंग वाउचर के अंदर। गॉट इट? तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। फिर एक सवाल लिखें, उस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की नेचर तो चेंज हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर चीजें ऐड कर दें कि ABC कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ABC company enter into contract for sale of 500 units of product Zeta. ABC company enter into contract for sale of 500 units of product Zeta at the rate of rupees 10 each. Clear होगी बात? As the part of the contract, as the part of contract, अब ये है कि जो चीज हमने सेल की है उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या उसमें क्या लिखा हुआ है, द एंटिटी, या ABC कंपनी लिख लो, ABC कंपनी gives 20% discount. ABC company 20% discount for any future purchase up to rupees 2000, up to rupees 2000 within 20 days. यहां तक क्वेश्चन लिखें, फिर आगे लिखते हैं। यहां तक आप क्वेश्चन लिखें। जी मेरे भाई, ABC कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 500 यूनिट सेल करेगा जीटा प्रोडक्ट के ₹10 each. As the part of the contract, ABC company gives 20% discount for any future purchase up to ₹2000 within 20 days. पहले इस सवाल के बारे में ना आप मुझे आइडिया दें कि ये सवाल प्रैक्टिकली अगर हो तो आपको समझ लग गया जी?
ओके है? चलें आगे चलते हैं फिर, क्योंकि यहां तक अगर ये प्रैक्टिकली सवाल है। नेक्स्ट हम लिखते हैं इन 20 डेज। नेक्स्ट सर जी हेलो जी जी सर, अगर वो परचेज ही 2000 की करे तो उसे मतलब फ्री में हो जाएगा? अभी आप देखोगे ना तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा। 2000 की भी परचेज करवा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। विद इन 20 डेज कस्टमर परचेज्ड टोटल रुपीज 4000 and entity expected that 90% vouchers, discounting vouchers will be redeemed. Done. How the revenue will be recognized? How the revenue will be recognized? Kindly सुकून से क्वेश्चन लिखें, फिर इसको हम देखते हैं। जी हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन अब इसमें जरा गौर करना है। अब ना इसके प्रेशर से बाहर निकलें और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना कब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा। पहले एबीसी कंपनी ने 500 यूनिट सेल किए 10 रुपए के हिसाब से। हमारा रेवेन्यू बनता कितना है ओवरऑल? 5000। ओके, तो क्या मैं 5000 पूरे का पूरा रिकॉग्नाइज कर लूं या इससे रिलेटेड कुछ फ्यूचर में होना है? जी मेरे भाई, क्या मैं इसका जो रेवेन्यू है सारा अभी रिकॉग्नाइज कर लूं या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्यूचर में होना है? बिल्कुल होना है फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर के अंदर हमने फ्यूचर की परचेजेस के ऊपर कहता है 20% डिस्काउंट देना है फ्यूचर परचेजेस के अंदर। तो तनवीर भाई अब जरा गौर फरमाइएगा, इस अप टू 2000 का मतलब ये है कि डिस्काउंट मैक्सिमम 2000 देंगे। अगर डिस्काउंट की वैल्यू 2000 से ज्यादा आ जाए तो हम 2000 तक डिस्काउंट देंगे, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। यानी अगर डिस्काउंट की वैल्यू 1000 आ जाती है ठीक है, अगर डिस्काउंट की वैल्यू, अच्छा ना दो चीजें, इधर एक छोटा सा बॉक्स बनाओ अपने पेज के ऊपर और उसके ऊपर चंद इंपॉर्टेंट बातें लिखो। पहली बात तो यही, अगर वो लिमिट बता दे, ये जैसे 2000 की लिमिट इस सवाल के अंदर है, अगर 2000 से कम तक डिस्काउंट की वैल्यू आएगी तो हम वही वैल्यू लेंगे। अगर वो डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं और वो अमाउंट आ जाती है 2200, 2500, 3000, तो हम डिस्काउंट की जगह 2000 लिखेंगे। ये अभी हम सवाल करेंगे ना तो इसमें डिस्काउंट की वैल्यू एक फाइंड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लिखें, यहां पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट फ्यूचर परचेज के ऊपर। अगर ये 20% डिस्काउंट स्पेशल
इसी पर्पस के लिए है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन का ये हिस्सा आए कि जनाब वो नॉर्मली 5% डिस्काउंट देता है, नॉर्मली वो चीजों के ऊपर 5% वैसे ही डिस्काउंट देता है, फ्यूचर में भी करंट नॉर्मल भी वो 5% देता है, तो फिर इसमें से हम 15% डिस्काउंट टेक ओवर करते। नॉर्मल डिस्काउंट को इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना। ये स्पेशल डिस्काउंट है कि जनाब आज हमसे कोई चीज खरीदो, अगले महीने के अंदर अगर कोई चीज हमसे खरीदोगे या अगले 20 दिनों के अंदर कोई चीज खरीदोगे तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। वो स्पेशल इस परचेज के ऊपर बेस होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल वो डिस्काउंट 5%, 2% या 4% देता है तो फिर हम नॉर्मल डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करते, तो वो 4% या 5% 20% से निकाल के बाकी की अमाउंट पर लेते। राइट, ये दोनों बातें आप अपने अंदाज में लिखो कि नॉर्मल डिस्काउंट अगर इसके साथ शामिल हो तो वो निकालने के बाद वाला डिस्काउंट हम कंसीडर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर डिस्काउंट की लिमिट बताई हो, अगर डिस्काउंट की लिमिट बताई हो तो हम किस तरह से उसको चेंज करेंगे कि अगर डिस्काउंट से कम अमाउंट आ रही हो तो एज इट इज अमाउंट लेंगे, अगर डिस्काउंट से ज्यादा अमाउंट आ जाए तो ऊपर वाली अमाउंट इग्नोर कर देंगे, हम 2000 ले लेंगे। ये दो बातें सवाल के अंदर चेंज होके आ सकती हैं पेपर। गॉट इट? नेक्स्ट, जी अरहम भाई का कोई सवाल है? बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी अरहम भाई बताएं। पूछना चाह रहा था कि अगर कस्टमर 20 डेज के अंदर परचेज नहीं करता तो अच्छा, फिर जो 500 यूनिट्स का रेवेन्यू है वो 20 डेज बाद रिकॉर्ड कर लेंगे, जो डिस्काउंट की बेस पे रिकॉर्ड नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो रिलेटेड टू डिस्काउंट होगा ना, जो रिलेटेड टू डिस्काउंट होगा वो सारे का सारा 20 दिन एक्सपायर होने के बाद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर वो डिस्काउंट ले लेगा तब भी हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन 20 दिन उसी दिन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, पॉइंट इन टाइम पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उस दिन जब अगले 20 दिनों के पॉइंट बता दें दोबारा से। क्या कह रहे हो? सेकंड वाला पॉइंट बता दें। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी, कौन सा पॉइंट आपने कहा है? सर सेकंड वाला जो आपने अभी बताया कि लिख लें वो पॉइंट। जी मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पर लिमिट बता दी ना कि डिस्काउंट की लिमिट है 2000, हम डिस्काउंट की अभी अमाउंट फाइंड करते हैं। अगर 2000 या 2000 से कम आ गई तो वो ही डिस्काउंट लेंगे, और अगर 2000 से ज्यादा अमाउंट आएगी तो हम डिस्काउंट की अमाउंट 2000 लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि लिमिट ही है ना 2000 तक की, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलना। ठीक है, चलें जी। अब जरा नेक्स्ट आ जाए। अगले 20 दिन के अंदर कस्टमर ने टोटल 4000 की परचेजेस की और एंटिटी को एक्सपेक्टेड है कि 90% डिस्काउंटिंग वाउचर रिडीम होंगे। मतलब लोग 90% लोग कहेंगे कि जनाब हमने आपसे कल परचेजेस की थी, ये डिस्काउंटिंग वाउचर पढ़ो और हमें डिस्काउंट दो। ओके होगी बात? अब 4000 का 20% हमने डिस्काउंट देना है और उस 20% की भी जितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो चीज है ना 90%, दैट इज प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन। तो जितनी प्रोबेबिलिटी होगी, अब मैं डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करने लगा हूं, जरा ध्यान कीजिएगा। डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? फ्यूचर दो नेक्स्ट में है 4000 की टोटल सेल हुई, जिसके ऊपर 20% हमने डिस्काउंट देना है और 90% लोगों ने डिस्काउंट लिया या एक्सपेक्टेड है कि लेंगे। 4000 की टोटल एक्सपेक्टेड है कि सेल होनी है, 20% डिस्काउंट देंगे उसके ऊपर, और तो सारे लोग 100% लोग अपने डिस्काउंटिंग वाउचर रिडीम नहीं करवाएंगे बल्कि 90% करवाएंगे। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। जितनी परचेज होगी उसका डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय जितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होती तब हमने पूरा 20% ले लेना था, 720। अब आ जाए जरा, आज मैंने 5000 की सेल की, ये आज है टुडे। नेक्स्ट 20 डेज के अंदर मुझे
डिस्काउंट देना पड़ेगा 720 का। जैसे ही कोई मुझे वाउचर दिखाएगा मैं उसको 720 का डिस्काउंट, 720 से मुराद 20% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर ये 720 है तो पूरा डिस्काउंट कंसीडर। अगर ये डिस्काउंट 2100 होता, 2200 होता, 2500 होता तो हम 2000 लिखते। ओके होगी बात। अब जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ मैं जा रहा हूं, पहले सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप की है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वो आपने लिखना है ना सारी चीजें। पहले स्टेप नंबर 1 लिखना है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टेप नंबर 2 लिखना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 है, देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। नंबर 1 इज वो जो यूनिट हमने सेल करने हैं, जीटा प्रोडक्ट जो देनी है, और नंबर 2 उसके अगेंस्ट जो हमने डिस्काउंटिंग वाउचर देना है उसका डिस्काउंट। ये दो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। स्टेप नंबर 3 ट्रांजैक्शन प्राइस जनाब कितनी है, 5000। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 5000। स्टेप नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है जी जनाब, है हमारे पास, स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, स्टैंड अलोन प्राइसेस, फिर हम उसको एलोकेट करेंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक तो जीटा प्रोडक्ट हो गई या प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, और दूसरा हो गया डिस्काउंट। जीटा 5000 का है और डिस्काउंट 720 का है। और जितनी उसकी सेल है ना, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वही है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो 720 हमने फाइंड किया, और ये हमेशा हमें फाइंड ही करना पड़ेगा। आज मैंने सेल किया है 5000 की, पूरे का पूरा 5000 मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। वजह क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने फ्यूचर में डिस्काउंट देना है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर किसी रेवेन्यू का एक्सपेंस अभी नहीं आया तो उसका रेवेन्यू भी अभी रोक लो। तो क्या करेंगे जनाब, हमारे पास टोटल रेवेन्यू 5000 है, 5720 के बदले 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीटा का रेवेन्यू आ जाएगा, दैट इज पॉइंट इन टाइम। 5000 को 5720 पे डिवाइड करके 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट से रिलेटेड जितना रेवेन्यू आएगा, जिस रेवेन्यू को हमने रोक के रखना है, वो अमाउंट आ जाएगी। जी जनाब, 4371 में से माइनस कर देंगे 5000, 629। लो मेरे भाई, दैट इज डिस्काउंट की एलोकेशन हो गई। जब भी फ्यूचर में डिस्काउंट होगा, पहले डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अपने उस रेवेन्यू को एलोकेट कर देंगे। ओके होगी बात। अब स्टेप नंबर 5 हम अपनी अंग्रेजी लिखने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री भी मैं पास करवाता हूं, इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं, लेकिन पहले हम स्टेप नंबर 5 लिख लें। अंग्रेजी तो आपको बार बार लिखने से याद होनी चाहिए। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज related to Zeta product rupees कितना है जनाब, 4371। पॉइंट इन टाइम as Zeta
ट्रांसफर टू कस्टमर। सारी अमाउंट हमने पूरा 5000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि 4371 हमने किया। बाकी रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग वाउचर। रेवेन्यू will be recognized related to discounting voucher rupees 720 point over time as future सेल। जैसे फ्यूचर सेल होगी या डिस्काउंट अवेल। सर ये कह सकते हैं कि 5000 में 20% डिस्काउंट शामिल है। हाँ जी बिल्कुल शामिल ही है, वो शामिल है तो अलग की है। 5000 के अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड भी चीजें शामिल है। ओके होगी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सॉरी ये 629 है, 720 नहीं है, 629। इसको सही कर लें, 720 नहीं है बल्कि 629 है। ओके होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं केस की अगर एंट्रीज पास करनी पड़ जाती तो कैसे पास करते जी। पहली एंट्री हमने कैश तो डेबिट कर दिया, जिस दिन हमने सेल की ना, डेट लिखी होगी तो कैश डेबिट 5000 से। रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, कितनी अमाउंट थी 4371, और डिस्काउंट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे 629 से। तो पहले रिटर्न लायबिलिटी होती थी, रिफंड लायबिलिटी होती थी, अब आ गया डिस्काउंट लायबिलिटी। ओके, अब जिस दिन डिस्काउंट अवेल किया या जिस दिन 20 डेज एक्सपायर हो गए, दोनों में से जो भी अक्कर हो जाए पहले, उस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे। अगर वो कहे कि जनाब इतना यानी 20 डेज एक्सपायर होने के बाद तो काम खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो 20 दिन के बाद अगर परचेज करने आएगा तो फिर तो डिस्काउंट मिलना ही नहीं है। तो उस दिन हम क्या करेंगे, जितनी हमारी डिस्काउंट लायबिलिटी पड़ी होगी रिलेटेड टू दिस। अली कह रहा है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्काउंट लायबिलिटी लिख लें या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख दें। जैसे ही अगली सेल या परचेज होगी, उसका अपना तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना ही होना है, जो फ्यूचर की सेल या सेल होगी। लेकिन इसकी अगर मैं एंट्री पास कर दूं तो ओवरऑल अगर मैं एंट्री पास करते हैं, ओवरऑल अगर आप एंट्री पास करना चाहें तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर देंगे जो हमने पहले क्रिएट की हुई थी, और अपना रेवेन्यू तब क्रेडिट कर देंगे 629 से। सिर्फ डेट चेंज होगी, आफ्टर 20 डेज या जिस दिन वो टाइम गुजरेगा, तो हम ये एंट्री पास करेंगे कि अपनी डिस्काउंट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म कर देंगे और अपना तब जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। पहले नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पहले डिस्काउंट का एलिमेंट उसके अंदर शामिल था। बस खत्म हो गया सवाल हमारा। इसकी अंग्रेजी भी हमने सीखी, लिखने का तरीका देखा। और दूसरा, अगर इसके अंदर कोई डिस्काउंटिंग वाउचर का फ्यूचर के अंदर जितना डिस्काउंट होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, और जिस दिन टाइम एक्सपायर होगा या फ्यूचर परचेज होगी या उन्होंने डिस्काउंट लिया होगा, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। ओके होगी बात। सर ये डिस्काउंट दें या ना दें, ये 20 डेज बाद यही एंट्री पास करेंगे। हाँ, डिस्काउंट दे ना दे, हमने अपना रेवेन्यू रोक के रखा हुआ था ना।
कि जनाब हो सकता है डिस्काउंट हो जाए और 90% चांसेस है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी होता तब भी क्या एंट्री पास हो जानी थी अगर 20 डेज एक्सपायर हो गए तो। क्या आपकी स्टिल लायबिलिटी है? 20 दिन के बाद वो चीजें खरीदने आ गया था जी, आपको वाउचर दिखाया कि जनाब मुझे डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे भाई साहब नहीं, 20 दिन गुजर गए हैं, अब हमने कोई डिस्काउंट नहीं देना। श्याम ने कहा है कि डिस्काउंट कैसे लेना है। श्याम भाई, जवाद असगर कहते हैं कि ऐसा करने का मकसद क्या है। दोनों बातों का जवाब मैं देता हूं, पहले श्याम भाई को बता दूं। श्याम भाई देखें, फ्यूचर परचेज के ऊपर उसने 20% डिस्काउंट देना था। फ्यूचर परचेज हुई थी 4000 की, 20% डिस्काउंट था, लेकिन जितने चांसेस होंगे कि इतने परसेंट लोग आकर डिस्काउंट लेकर जाएंगे, उस परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर कोई परसेंटेज ना होती तो फिर 20% पूरा ले लेते, 800 आ जाना था। ठीक है। जवाद असगर का सवाल है कि सर ऐसा क्यों कंपनीज करती हैं। जवाद भाई, आपने पढ़कर वैसे आइडिया तो लगा गया होगा, एक किस्म की फ्यूचर सेल की अट्रैक्शन के लिए कि लोग डिस्काउंट के लालच में हमसे फ्यूचर में परचेज करने आएंगे। वो उसके अंदर उसका एलिमेंट होता है प्रॉफिट का, वो दुकानदार बहुत सियाने होते हैं। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में कि जी फ्यूचर में हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आज भी लिमिट क्रॉस करते हैं। सपोज मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं कि एक स्टोर है, सुपर स्टोर है, वो ऑफर करता है कि जनाब जो बंदा हमसे 5 लाख की चीजें सेल या परचेज करेगा, हम उसको फ्यूचर में 20% डिस्काउंट देंगे। अब जरा दो जगह पर वो चाल चल रहा है। एक तो इस साल वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप मुझसे 5 लाख की मिनिमम सेल करो, यानी परचेज करो, और फिर फ्यूचर में भी परचेज करो। आज वो 5 लाख इसलिए पूरा करेगा ताकि फ्यूचर का डिस्काउंट मिले, और फ्यूचर में भी डिस्काउंट के चक्कर में चीजें खरीदेगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सर हम रिकॉर्ड ऐसे क्यों करते हैं। हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके रेवेन्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है ना, वो स्पेसिफिक पीरियड में मैच करनी चाहिए। मतलब जितना रेवेन्यू के सेल के लिए एक्सपेंस आया है, स्पेसिफिक पीरियड में साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने जो 5000 की आज सेल की है, इसका जो डिस्काउंट है वो फ्यूचर में जा रहा है, तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है जितना डिस्काउंट या जितना एक्सपेंस आपका फ्यूचर में जा रहा है ना, उतना रेवेन्यू रोक लो, बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर आपका जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू से जाकर मैच कर रहा है, तो जब जाकर फ्यूचर में एक्सपेंस अकर होगा, उतना रेवेन्यू तब जाकर रिकॉर्ड कर लेना। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारी अंडरलाइंग अजम्पशन है। मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत सारा कुछ किया करो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप चीज 100 रुपए की खरीदते हो, इसमें से 80 रुपए की बेचते हो 150 में, तो आप लोग जब सेल लिखते हो 150, कॉस्ट ऑफ सेल में 80 रुपए लिखते हो, कभी भी 100 नहीं लिखते, क्योंकि जो चीज अभी सेल नहीं हुई उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लिखते, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक के नाम से करंट एसेट में जाकर लिख देते हो, क्योंकि ये चीज अभी सेल नहीं हुई तो इसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। चलें ना आप सर जी। सर जो हम डिस्काउंट देंगे वो तो हम जो फ्यूचर में सेल होगी उस पे देंगे ना, तो वो एक्सपेंस तो फिर उसी सेल का होगा। आप जरा सुनिएगा, ये डिस्काउंट किसके ऊपर बेस करता है? आज की परचेज के ऊपर, सेल पर बेस कर रहा था या कल की बेस पे? आज डिस्काउंटिंग वाउचर कब दिए थे हमने, आज या कल? आज ही दिए थे। वाउचर तो आज दिया था। अगर आज कोई बंदा उसे चीज खरीदने ना आता तो क्या मैं उसके पास फ्यूचर में डिस्काउंटिंग वाउचर होता? कभी भी ना होता। तो फ्यूचर की परचेज है, लेकिन डिस्काउंट वाउचर वो आज की सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड, उसका रेवेन्यू भी आज पर ही फ्लक्चुएट करेगा। चलिए जनाब, एक और अच्छा सवाल है इसी तरह वेरिएबल कंसीडरेशन का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छे करेंगे। एक सवाल ये डिस्काउंटिंग वाउचर का हो गया, और दूसरा एक सवाल है वो भी रिलेट करता है ऑलमोस्ट इसी तरह। अब जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें तो डिस्काउंट देगा ना, उसमें वो प्राइस चेंज कर देता है। ठीक है,
मैं वही कहता हूँ कि सवाल हो सकता है हम डिफरेंट तरीके से करें, आई कैब में सवाल यही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो वो चेंज कर सकता है। अरहम भाई कहते हैं कि पेपर में इसी तरह से सवाल आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। मैं आपको साथ साथ पेपर के सवाल भी करवाता तो होता हूँ, साथ साथ पेपर का हर सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ताकि चीजें आपको पता चल जाए कि हमने जो पढ़ी है वो पेपर से कितना रिजेंबल करती हैं। एक सवाल लिखें कि सपोज दैट, पहले मैं एक सिनेरियो बताता हूं फिर सवाल लिखवाता हूं, कि मेरे पास एक कंपनी अनाउंस करती है कि जनाब जो बंदा हमसे 1000 रुपए की पूरे साल के अंदर 1000 यूनिट खरीदेगा, यूनिट की बात कर लेते हैं, पूरे साल के अंदर 1000 यूनिट खरीदेगा या 1000 रुपए की सेल करेगा, यानी कुछ भी, हम पहले नॉर्मल जो हम उसको सेल करते हैं, हम करते हैं 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन अगर वो 12 यानी पूरे साल में 1000 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, हम उसकी जो वैल्यू है वो 18 रुपए पर कर देंगे। ठीक है, मतलब जो पहले उसने खरीदे होंगे उसके भी पैसे हम फ्यूचर में एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही 1000 की लाइन क्रॉस करेगा ना, अगर उसने 800 यूनिट पहले खरीदे होंगे तो हम उसको 1600 एडजस्ट कर देंगे, उसके रेवेन्यू का, सॉरी उसके क्या यानी जो हम उनसे पैसे लेंगे ना वो एडजस्ट कर देंगे, अगर कोई बंदा 1000 की लिमिट क्रॉस करेगा तो। अब जाहिर सी बात है, एक महीने में किसी ने 100 खरीदा, फिर अगले महीने किसी ने 300 खरीदा, जब तक 1000 कंप्लीट नहीं होगा डिस्काउंट, वो प्राइस तो कम नहीं होगी। यहां पर भी वही प्रोबेबिलिटी चलती है कि अगर उसकी चांसेस हैं कि वो 1000 यूनिट कंप्लीट कर लेगा, फिर हम अपना रेवेन्यू 18 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं 1000 यूनिट नहीं कंप्लीट करेगा, चांसेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर हम 20 रुपए से रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सपोज दैट 1000 तो 12 महीनों में यूनिट कंप्लीट होने हैं ना, आज एक बंदा 100 यूनिट खरीदने आ गया मुझसे, ठीक है, अब कीमत तो 20 रुपए है, मैं उसको 20 रुपए पे रिकॉर्ड करूं या 18 रुपए पे रिकॉर्ड करूं, प्रॉब्लम आ गया। ऐसा हुआ ना कि मेरे पास तो, अब मैं यहां देखूंगा अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 1000 की लिमिट 12 महीनों में क्रॉस कर लेगा, तब मैं 1800 रुपए से रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। अगर ये चांसेस हैं कि वो 1000 की लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगा, तब मैं 20 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा। ये तो नॉर्मल बात हो गई ना। लेकिन साल के स्टार्ट में चांसेस कुछ और थे, साल के मिड में जाकर चांसेस कुछ और हो गए, तब क्या करेंगे, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका एक सवाल करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में कीमत कम या ज्यादा करनी पड़ी तो हम किस तरह से अपने रेवेन्यू को छेड़ेंगे। ठीक है, तो एक सवाल लिखें और कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाए। एबीसी कंपनी को ही पकड़ लेते हैं। एबीसी कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट with XYZ या XYZ लिख लें, या आप विद कस्टमर ही लिख लें, कस्टमर, क्योंकि वो बड़ी बात हो जाएगी। कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को ऑफर कर रही है जी। ऑफर क्या है, टू सेल, डेट भी लिखनी है तो लिख लो, एट 1/1/2020 sold 2000 units, या बल्कि sold at the rate of ₹100 per unit।
Okay, as the part of contract, as the part of contract, if customers purchased more than 5,000 units in फाइनेंशियल ईयर, उसको फाइनेंशियल ईयर कह दो, उसको कैलेंडर ईयर कह दो, उसको 12 महीने कह दो, वो आपकी मर्जी है। इन 12 मंथ प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट reduced to ₹80 per unit retrospectively। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले यूनिट खरीदे हैं उनकी कीमत भी 80 रुपए हो जाएगी, 20 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, अगर लाइन क्रॉस हो गई तो रेवेन्यू कोई और होगा, और अगर लाइन क्रॉस ना हुई तो रेवेन्यू कोई और होगा। मतलब वेरिएबल कंसीडरेशन है। अगर लाइन क्रॉस हो गई तो कोई और कंसीडरेशन बनेगी, और अगर लाइन क्रॉस ना हुई तो कोई और कंसीडरेशन होगी। तो रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि आने वाले यूनिट में प्राइस चेंज नहीं हो रही, पिछले यूनिट की भी प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है। तो हाउ द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, हाउ the revenue will be recognized। ओके होगी बात। चलें जी, चलते हैं हम थोड़ा सा इस सवाल की तरफ। सबसे पहले दो केस बनाते हैं। केस नंबर 1, इफ केस नंबर 1 या ए पार्ट हम कर लेते हैं। कहता है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, फॉर फर्स्ट क्वार्टर मतलब 31 मार्च 2020 तक एंटिटी या एबीसी कंपनी sold only 5000 का लाइन है, 5000 की लाइन है ना, 1000 यूनिट्स। ABC company expected that customer will not cross 5000 units limit। पहले क्वार्टर में 1000 यूनिट सेल हो गया, और एबीसी कंपनी को लगता है कि नहीं, 5000 यूनिट 3 महीने गुजर गए हैं, अभी सिर्फ 1000 यूनिट उसने खरीदा है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर 5000 की लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगा। तब उसे किस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, 80 रुपए पे या 100 रुपए पे? ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन है, सारी की सारी एक्सपेक्टेशन 100 रुपए से। फिर हम बी पे आते हैं। इन सेकंड क्वार्टर customer up to second quarter ending 30th June 2020 customers has
expanded their business and entity या ABC company sold 3,000 units in second quarter. लो जनाब, पहले 3 महीने में पूरे यानी 3 महीने गुजर गए, एंटिटी ने सिर्फ 1000 यूनिट सेल कर सकी। उसे लगा कि नहीं, कस्टमर्स कभी भी 5000 की लाइन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगले 3 महीनों में कस्टमर ने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया। कोई भी वजह हम बना सकते हैं, कोई भी रीजन लिखी जा सकती है। अगले 3 महीनों में उसने 3000 यूनिट खरीद लिए। अब 4000 तो टोटल हो गए 6 महीनों के अंदर। अब एंटिटी की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। अब एंटिटी की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो अब उसे क्या लगता है, नाउ ABC company expected that customer cross the line of 5,000 units। सेकेंड क्वार्टर के अंदर कस्टमर को अब लगता है कि नहीं, अब वो लाइन क्रॉस कर लेगा। तो अब उसको किस अमाउंट के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, 80 रुपए के ऊपर या 100 रुपए के ऊपर? राना फाद का जवाब है कि 80 रुपए। सब सही कह रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू को भी छेड़ेंगे या उसको 100 पे रहने देंगे, इसको 80 पे रहने देंगे? क्या पिछले 3 महीनों का जो रेवेन्यू हम 100 रुपए पे लिख चुके थे, सवाल ये है कि उसने कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि आपने शुरू वाले भी चेंज करने हैं और अब वाले भी चेंज करने हैं इन द बिगिनिंग। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, अगर वो ये कहता कि प्रोस्पेक्टिवली लेना है, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है जिस दिन चेंज होगा बस आगे फर्दर पहले 100 रुपए के हिसाब से अब 80 के हिसाब से कर देंगे, पिछले अगर हमने चेंज नहीं करने। तो और जरा मिलके फिर सवाल करते हैं। पहले मैं एंट्रीज पास कर देता हूं, फिर अंग्रेजी लिखवा दूंगा। पहले 31 मार्च को 2020 को सर इसमें ये नहीं देखेंगे रियलिटी में हुआ क्या? रियलिटी में तो 1000 यूनिट हो रहा है ना, लेकिन हमें यानी जो चीजें क्योंकि कल को सारे का सारे अकाउंट्स रिवर्स करने से बेहतर है आज ही हम उसी वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लें। कल को अगर वो पैसे वापस लेने आ जाते हैं तो हमें सारे अकाउंट्स छेड़ने पड़ेंगे। तो आज अगर हम हाईली स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लगा लें तो हमें कल को अकाउंट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो यानी जो काम करेगा ना, 1000 यूनिट सेल हुए हैं तो हमें उसको 100 रुपए के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हम एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट अपना रेवेन्यू क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 100,000 से। अगर पहले 80 की एक्सपेक्टेशन होती तो हम 80,000 से रेवेन्यू रिकॉर्ड करते, 20,000 हम लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन अगर हमें पहले एक्सपेक्टेशन थी कि पूरा 100 रुपया यानी 1000 की लाइन क्रॉस नहीं होगी 5000 की, फिर पूरे 100 रुपए से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। 1000 यूनिट हमने सेल किया 100 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर काम खराब हुआ, 30 जून 2020 काम क्या खराब हुआ, 3000 यूनिट सेल हुए। अब हमें स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। हम 3000 यूनिट को 80 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। ये तो बात हमें सबको समझ लग गई। कितनी अमाउंट बनती है, 240,000।
अब जरा गौर फरमाइएगा प्लीज। कहते हैं कि जो पिछला आपने 1000 यूनिट सेल किया है, उसका जो आपने 20 रुपीज ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी यहां पर एडजस्ट कर दो, अपने इस रेवेन्यू को रिड्यूस कर दो। दोबारा सुनिएगा, स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि अगर आप पहले ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हो, अब आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है, तो ये वाला रेवेन्यू रिड्यूस कर दो। और अगर पहले आपने कम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, अब आकर आपकी एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट हो गई है, तो रेवेन्यू ऐड कर दो। मतलब जिस टाइम भी आपको लगा आपकी एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, उसी टाइम अपना रेवेन्यू की एडजस्टमेंट करो। पैसे हम पूरे लेंगे, पैसे हम पूरे लेंगे, लेकिन रेवेन्यू की रिकॉग्निशन में हम वो बात, यानी जितना रेवेन्यू होगा उतना रेवेन्यू हम कम या ज्यादा कर देंगे। सपोज पहले 80 पैसे था, लेकिन बाद में एक्सपेक्टेशन चेंज होगी कि 100 रुपए करो, तो जितना 20 रुपए का कम रेवेन्यू था अगले में आने वाले में ऐड कर देंगे। तो जरा इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। हमारे पास कैश कितना आएगा? कैश हमारे पास जाहिर सी बात है 3000 यूनिट को 100 रुपए कैश हमारे पास पूरा ही आना है, 300,000। हम अपना रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 220,000। 2,40,000 तो वैसे बनता है, 20,000 पिछले वाला जो एक्सेस है वो भी रिवर्स करेंगे, और जो डिफरेंस है वो किस में चला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि हमने उसके पैसे कम तो करने ही करने हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। आप ओवरऑल देखें जरा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का 80,000 मैं आपको पूरा करवाता हूं। टोटल हमने कितने यूनिट सेल कर लिए 6 महीनों में? 4,000। 4,000 वालों को हमने कितना प्राइस काम करनी है? 20 रुपए। तो 4,000 को 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 ही बनता है। 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके होगी बात? सर जी सर इसके अंदर तीसरी कंडीशन भी हम अगर ऐड कर लें कि साल के बाद क्या सीन बना? बिल्कुल, हम अगले क्वार्टर का सीन भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे अगले क्वार्टर में फिर एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, कस्टमर ने अपना बिजनेस बेच दिया, कस्टमर को कुछ हो गया या कुछ इस तरह के मसाइल आ गए, फिर वो उसने 200 यूनिट ही सिर्फ परचेज किया। फिर ये कैश को हमने 3000 से क्यों डेबिट किया? अच्छा, जब मैंने अभी तो कस्टमर को तो ये माइक ऑफ करो ना काइंडली अपना, जिससे ऑन होता है ना, सवाल पूछ के ना फौरन माइक ऑफ कर लिया करें जो भी हो। अब सुनिएगा, मैंने ऑफर करवाई हुई है कि जो बंदा जब 5,000 की लिमिट क्रॉस करेगा तब 100 रुपए वाली चीज 18 की होगी। यही बात है ना? अभी तो उसने मुझसे 3,000 यूनिट खरीदे हैं, वो तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से पैसे देगा। ये तो मेरे बिहाफ के ऊपर है ना कि मैंने अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है, वो पैसे मुझे पूरे पैसे देगा। जब वो 5,000 की लाइन क्रॉस हो जाएगी तो जितने उसने यूनिट पहले मुझसे खरीदे हुए होंगे, मैं 20 से मल्टीप्लाई करके उसको रिफंड कर दूंगा, कैश दे दूंगा। तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो पड़ी होगी मैं डेबिट कर दूंगा, कैश क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन आज वो मुझे पूरे पैसे देगा। मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड करूं, हाँ, अगर वो पैसे नहीं देता तो मैं अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेता। ठीक होगी बात? तो ये थे दोनों सिनेरियो हमारे हो गए, बी केस भी हो गया और ए केस भी हो गया, पहले क्वार्टर भी हो गया, दूसरा क्वार्टर भी। अगर हम सिनेरियो चेंज करने लगे हैं, जरा सिनेरियो हम अभी चेंज करने लगे हैं। सपोज दैट पहले सपोज मैं कहता हूं पहले 2,000 कर लेते, पहले क्वार्टर में 2,000 यूनिट थे और एंटिटी को लगा कि वो क्रॉस कर लेगा लिमिट, 5,000 क्रॉस लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगले में फिर अगले क्वार्टर के अंदर उसने 1,000 यूनिट खरीदा और हमें लगा
कि अब 5000 की लिमिट क्रॉस नहीं होगी। तो पहली एक्सपेक्टेशन क्या थी? पहली एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हमने इसको मल्टीप्लाई किस पे करना है? 80 से। जब मैं एंट्री पास करूंगा, अब जरा ख्याल करिएगा, कैश में डेबिट करता 100 रुपए, पूरा 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करता 200,000, लेकिन रेवेन्यू में रिकॉर्ड करता 1,60,000 से। बाकी को मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करता कि मैंने पैसे वापस करने। डन। अब आएंगे जरा यहां पे, कहता है कि जनाब अब यकीन खत्म हो गया, तो अब मैं इस 1000 यूनिट को 100 से ही रिकॉर्ड करूंगा, 1 लाख, और पिछला जो 2000 यूनिट से मैंने 20 रुपए कम रिकॉर्ड किया हुआ था वो भी मैं वापस रिकॉर्ड कर लूंगा, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1,40,000। पहले अगर ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया तो आने वाले रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, लेकिन अगर पहले माइनस किया था अब ऐड कर देंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है तो अब भला एंट्री क्या पास होती? कैश डेबिट मेरा होता 1 लाख से, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट की थी वो अब खत्म हो जाती 40,000 से, और अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर देता 1,40,000 से। ओके की बात? तो ये मेरे भाई, ये दोनों सवाल जो आज मैंने करवाए हैं इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर दिस अटेम्प्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके की बात? आपने ये क्वेश्चन करने के साथ साथ जी सर अभी आपने ये जो क्वेश्चन किया है ना, इसकी जो रीराइट किया है क्वेश्चन, तो उसकी सेकंड कंडीशन दिखाना। अब जरा और भी गौर कीजिएगा, आपने अपनी असाइनमेंट में पेज नंबर 6 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एक आपने ये करनी है, दूसरा है जनाब पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 23, पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 23। मेरे भाई ये आपने सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अली हसन कहता है कि वो सिनेरियो चेंज, जी अली हसन, वो सिनेरियो भी चेंज कर सकता है, वो वैल्यूज भी चेंज कर सकता है, वो एंट्रीज भी पूछ सकता है। वो जस्ट ये कहता है हाउ द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, फिर हम अंग्रेजी लिखेंगे। अगर कहते हैं पास द जनरल एंट्रीज, फिर हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल सैटरडे है, कल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि ट्रैवलिंग पे होंगे तो पॉसिबल है कल की शाम की क्लास ना हो, तो फिर इंशाल्लाह संडे को हमारी ये क्लास हो जाएगी, पोस्टपोन कर लेते हैं। और ड्यूरिंग नेक्स्ट हॉलीडेज आपकी सिर्फ IFRS 15 की क्लास होगी, और वो नॉर्मल टाइम पर क्लास होगी आपकी, वही क्योंकि टैक्स की क्लास भी चलती रहेगी साथ, तो इसका मतलब है ये भी हमारी नॉर्मल टाइम पे ही क्लास होगी, 10 o'clock टू 11:30। और नेक्स्ट हॉलीडेज, ड्यूरिंग हॉलीडेज हम सिर्फ IFRS 15 की क्लास लिया करेंगे, लेकिन कल सैटरडे हमारी IS 23 की क्लास बिल्कुल होगी और उसका लास्ट लेक्चर होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसका ओवरव्यू मैंने देना है और फाइनलाइज करना है। ठीक होगी बात? ओके जी, अल्लाह हाफिज।